नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है और ये जो टॉपिक है, जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं ना, इन्हें मैं एक दिवसीय टॉपिक मानता हूं। कारण ये है, सवाल कम बनते हैं, समय ज्यादा खाते हैं। अक्सर देखता हूं मैं, या आप लोग भी देखेंगे, अपने आप पर देखना कि ऐसे टॉपिक है जिसमें उलझते हम ज्यादा है क्योंकि आंकड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, आज अपनी इस क्लास में मेरे आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। आपकी परीक्षा जब होगी उस समय जो आंकड़े चल रहे होंगे वो काम आएंगे आपके, कि उस समय लेटेस्ट, क्यों परीक्षा भी अनियमितताओं का दौर होता है, उस समय जो लेटेस्ट आंकड़े होंगे वो आपके भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में काम आने हैं। तो एक तो ये है। दूसरी चीज कि ये जो टॉपिक है, जैसे इससे पहले वाला अपन ने पढ़ा है वो, और ये जो टॉपिक है कि इसमें से प्रश्न बन भी जाए और नहीं भी बने, कह नहीं सकते। बाकी जो जैसे अपन ने पढ़े हैं टॉपिक, तो निश्चित सवाल आते हैं तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से करना होता है। ये ऐसे टॉपिक है जहां समय तो बहुत जाएगा लेकिन प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, नहीं भी आए और आ भी जाए। अब जैसे गाइड होती है, बुक होती है, जैसे मेरी भी गाइड है, मैं भी दूंगा गाइड में पूरा हम टॉपिक देने की कोशिश करते हैं ताकि वो विद्यार्थियों के लिए, जैसे मान लीजिए पढ़ने के लिए भी सही रहता है, और जैसे मैं राइटर हूं या कोई भी प्रकाशक है उनके लिए कहने के लिए भी सही रहता है कि मान लीजिए एक की जगह दो भी सवाल आ गए तो क्या हमारी बुक में से सवाल आए। सीधी सी बात है, ये होता है। और वहां देखो बुक में देना भी होता है, बुक में नहीं देंगे ना तो क्रिटिसाइज होगी कि दूसरे कोई होंगे कहेंगे कि इन्होंने शॉर्ट में दे दिया। लेकिन हकीकत क्या है, मैं विद्यार्थियों से हकीकत की बात करता हूं। हकीकत यह है कि यहां से सवाल कम आते हैं। सिर्फ मैं नहीं मेरे कहने से नहीं, आप पिछला विश्लेषण करें, देखें उठा करके कहां से कितने सवाल बने, उस आधार पे ही रणनीति जो बनाते हैं ना पढ़ने की, वो उस आधार पे बनाई जाती है। हालांकि अपन इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो चीजें पढ़नी है वो अपन छोड़ें, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा उलझना मत ये टॉपिक, क्योंकि ये उलझाते ज्यादा है और याद कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से निर्णय लेना कि कितना पढ़ना है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अब वैश्वीकरण कहे तो सीधे साधारण शब्दों में यदि मैं समझाऊं या कुछ उदाहरण भी आपको पेश करूं, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण यानी कि विश्व का एकीकरण मान सकते हो आप। ठीक है, विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां विविधताएं हैं बहुत सारी, कहीं की क्या चीज प्रसिद्ध होगी, कहीं की क्या चीज प्रसिद्ध होगी, कहीं के जैसे अपने यहाँ पे यदि देखोगे आप तो वर्किंग पीपल ज्यादा है भारत के पास में, कहीं संपत्ति ज्यादा होती है, कहीं क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और इन सबको मिलाकर एक अच्छी मतलब अर्थव्यवस्था का निर्माण करना वैश्वीकरण है। यदि साधारण उदाहरण यदि देखें कि क्या क्या होगा, वैश्वीकरण क्या होगा, यानी कि एक छत के नीचे सारा सब कुछ मिल जाए। जैसे मॉल है, अपने सिटी में कोई भी मॉल होते हैं तो मॉल के अंदर देखोगे आप भांति भांति की चीजें सारे एक ही जगह गए, सब कुछ मिलेगा। तो वो उसको उदाहरण के तौर पे अपन देख सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके से वैश्वीकरण होता होगा। ठीक है, जब यहाँ की जैसे कोई प्रसिद्ध चीज है जैसे भीनमाल की मोजड़ियां प्रसिद्ध है ना, वो अमेरिका में भी मिल जाए। अब यहाँ तो मोजड़ियां तो छोड़ो, मारवाड़ी में क्या छाना आवे नहीं अपारे, जो हिंदी में यदि कहो आप उपले कह सकते हो, तो वो भी वहां पे काउडम केक करके ऐसे वहां पे अमेजन पे वगैरह मिलने लग गए, देख लो। तो अमेरिका में वगैरह वहां पे भी हवन वगैरह करवाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे क्या गाय गोबर नहीं देती होगी, देती है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं देती हो। लेकिन जो वो ये अपन देखें कि यज्ञ की परंपरा, जैसे यज्ञ की वैदिक काल से आई है, या हवन वगैरह इनकी परंपरा, तो ये जो है यहाँ संस्कृति यहाँ की देन है भारत की। वहां पे भी गोबर देती थी तो वो गोबर ही गिना जाता था, यहाँ गोबर देती है तो वो वहां पे फिर छानों के रूप में और वहां पे उसके अंदर हवन में वगैरह काम में ले लिया जाता है। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन को समझने का यानी वैश्वीकरण को समझने का एक तरीका है। और यदि मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे अपनी ये क्लास है, अब मैं एक सुमेरपुर छोटे से कस्बे से क्लास ले रहा हूं, लेकिन पूरे राजस्थान के विद्यार्थी इसको देखते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, वैश्वीकरण आप मान सकते हो कि मतलब एक जहां से एक जगह से छोटा सा प्रोडक्ट निकल रहा है और उसका फायदा बहुत जनों को मिल रहा है, तो ये एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन मान सकते हो। यदि अब व्यवस्थित बात करें तो विदेशी बहुत सारी कंपनियां कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, भारत में भी कर सकती है और भी देशों में कर सकती है। भारत की कंपनी कोई और देश में अपने प्लांट लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये मतलब अर्थव्यवस्था और इन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रयास किए जाते हैं ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। यदि देखो इसकी बात करें अपन वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की बात करें, तो यदि भू की बात करें तो भू को अपन कह सकते हैं पृथ्वी। ठीक है,
पृथ्वी और मंडलीकरण को कहते हैं अपन, तो अपन कह सकते हैं मंडल। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी को एक मंडल के रूप में बदलना यानी कि एक करना ही क्या है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। मेरे ख्याल से अब ग्लोबलाइजेशन शब्द आते ही आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब प्रश्न ऐसे कंसेप्चुअल आ सकते हैं, और बाकी इसका प्रश्न बनने का कोई पैटर्न है, जैसे कोई एफडीआई के आंकड़े वगैरह ये पूछ लेते हैं, तो आंकड़े इसीलिए मैंने कहा परीक्षा के पास में ही आपको याद रखने चाहिए वैसे, क्योंकि जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं जैसे ये वाले। ठीक है, और अर्थशास्त्र में आपके और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और आंकड़े होंगे। आंकड़े क्या है कि भूल जाते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा के पास में अपन को वो आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से याद करने होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी करंट के अंदर भी चले जाते हैं, और करंट आपको पता है परीक्षा के पास पढ़ा हुआ ज्यादा काम आता है। तो वहां पे आंकड़े आप वहां पे जरूर इसको पढ़ें, और वहां पे आंकड़े मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा, जब लेटेस्ट आंकड़े जो होंगे वो उस समय आपको और बताऊंगा कि हाँ ये आंकड़े भैया याद करके जाने हैं। ठीक है, अब देखो भूमंडलीकरण की यदि ये परिभाषा मैंने ही बनाई है वैसे, पूरी समझने के लिए सरल शब्दों में जो परिभाषा बनाई है वो ये है कि दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर तीव्र जुड़ाव। ठीक है, तीव्र जुड़ाव कह सकते हो, एक होना, एकीकरण कह सकते हो, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, अभी जैसे मैंने हवन का उदाहरण दिया, तो वो संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान ही तो है, वो है। ठीक है, और मजबूत अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रयास यानी कि विश्व स्तर पर किए गए प्रयास, सिर्फ जैसे भारत के तो भारत पे नहीं, वैश्विक प्रयास सभी के द्वारा किए गए प्रयास जो है वो आपके वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे से जुड़ाव, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ाव, मजबूत अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान, और इन सब के लिए किए गए प्रयास जो है वो वैश्वीकरण। मेरे ख्याल से अब समस्या इसको समझने में नहीं होनी चाहिए, क्यों, ये कंसेप्ट है, ये क्लियर हो जाए एक बार, बढ़िया है। वैश्वीकरण के यदि देखे जाए तो 4 पक्ष है। ठीक है, 4 पक्ष वैश्वीकरण के मानते हैं, जिसमें से आपके ये 4 पक्ष है। नंबर एक है आर्थिक पक्ष, नंबर 2 है सांस्कृतिक पक्ष, नंबर 3 है वैचारिक प्रवाह या वैचारिक पक्ष कह सकते हो, और नंबर 4 है आपका सामाजिक प्रवाह। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीजें ही ध्यान रखनी, आपको इसके अलावा कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक पक्ष में क्या होगा, अर्थ यानी पैसा, पैसे से रिलेटेड, क्या पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, पूंजी, वस्तु, मानव संसाधन को भी आर्थिक पक्ष के अंदर गिना गया। क्यों, पैसा कौन कमावे, अरे बाबू जी कमावे, मानव ही तो कमावे। ठीक है, पशुओं को पैसों से कोई मतलब है नहीं, तो मानव संसाधन एक तरीके से ये याद रखने के लिए है, मानव संसाधन को भी आर्थिक पक्ष के अंदर लिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक पक्ष संस्कृति से शब्द बना है सांस्कृतिक, तो इसमें जैसे संस्कृति से संबंधित चीजें आ जाती, जैसे भाषा है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब जो है इनका समन्वय। अब मान लो अपने यहाँ पे पहले धोती और यही पहनते थे, ठीक है, फिर अंग्रेज आए, पैंट पहनने लगे, सहूलियत रहती थी है, धोती में तो कहीं भी टाइम इंसल्ट हो सके, और पैंट में इंसल्ट होने का चांस कम रहे, इजी रहे, मतलब व्यवस्थित काम करने के लिए अच्छा देखने को मिला, तभी तो अपना ही है, नहीं तो नहीं अपनाते, नहीं तो अपा रहे, धोती बढ़िया है, गर्मी कौन लागे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है चीज, ये है संस्कृति का आदान प्रदान, है ना, खान पान, रहन सहन का आदान प्रदान। अब अपने यहाँ पे जैसे राजस्थान में और रोटी खाने के लोग हेवा है, ठीक है, अब दक्षिण भारत में चले जाए, फोड़ा पड़े दक्षिण भारत में, राजस्थानी और उत्तर भारत वालों को मतलब परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि वहां पे चावल मछली यही मिलते हैं, जो घूमने जाते हैं ना, बड़े भी फोड़ा पड़े, घूमने जावे जो भी हनीमून मनाने 2-3 दिन तो घूमना मजा ले ले, बाद में याद आवे रोटी रही। ठीक है, क्यों, रोटी नहीं मिलती है, ढूंढना पड़ता है, कोई पंजाबी ढाबा मिल जाए या कोई ऐसा मिल जाए जहां पे, तो ये भी देखो यहाँ पे जो है ये भी संस्कृति और इनका भी आदान प्रदान इसके अंदर आता है, वैश्वीकरण के अंदर आ जाता है। तीसरा पक्ष है अपना वैचारिक प्रवाह। वैचारिक प्रवाह यानी कि ज्ञान, जो नॉलेज है वो आ गया, शिक्षा आ गई, नॉलेज है तो फिर शिक्षा आएगी, विचार आएंगे, टेक्निक आएगी, तकनीक आएगी और विचार आएंगे। जब ये चीजें होगी तभी तकनीक होगी, विचार होंगे तभी टेक्निक होगी, ये सारी चीजें टेक्निकल वगैरह जो भी आएगी वो आपके आ जाएगी इसमें। अब इसकी क्या आवश्यकता कि भाई ये भूमंडलीकरण में का पक्ष कैसे, तो भूमंडलीकरण का पक्ष तो ये तो सबसे
मेन पक्ष होगा ही, क्योंकि जब आपके अंदर टेक्निक होगी, कोई आपके अंदर कोई अच्छे ज्ञान शिक्षा वगैरह है, तभी तो आप अपने प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर लॉन्च कर सकते हो, या विश्व के कहीं भी किसी भी देश में जाकर आप अपनी फैक्ट्री, अपनी उद्यम, अपना उद्योग कोई भी लगा सकते हो। तो ये भूमंडलीकरण के अंदर आएगा। ठीक है। चौथा जो पक्ष है साथियों, वो है आपकी सामाजिक प्रवाह। अब सामाजिक यानी कि समाज से बना हुआ शब्द है। अब समाज के अंदर जैसे अपने यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ले लें, अपन व्यवहार के नियमों को ले लेते हैं, समाज संस्कृति भावों का जो प्रवाह है वो सब आ जाएंगे। ये पक्ष जो आ जाएगा ये समाज से संबंधित पक्ष आ जाएगा, और वो भी यहाँ पे वैश्वीकरण का ही एक पक्ष है। तो आपके 4 पक्ष है टोटल। एक तो आ जाएगा अर्थ यानी आर्थिक, फिर आ जाएगी संस्कृति, फिर आ जाएंगे विचार यानी वैचारिक, और समाज यानी सामाजिक। तो ये 4 पक्ष जो है ये वैश्वीकरण के अंदर पूरे इसको वैश्वीकरण को पूरा करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यदि वैश्वीकरण की बात करें समाजशास्त्र के अंदर, सबसे पहले 1992 के अंदर रॉबर्टसन ने शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। कब? 1992 के अंदर रॉबर्टसन द्वारा प्रयोग किया शब्द का, इसलिए रॉबर्टसन को इसका वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान, प्रश्न जो बनते हैं ना, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे अब कंसेप्चुअल तो देखो कोई भी बना सकता है, कंसेप्चुअल कुछ भी प्रश्न आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फैक्चुअल में जो है वो ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अगली स्लाइड पे अपन आ गए हैं। अब देखते हैं भूमंडलीकरण के सिद्धांत, यानी कि भूमंडलीकरण के अंदर क्या क्या चीजें मुख्यतः ध्यान रखी जाती है, क्या इसके अंदर होता है, तो वो देखते हैं साथियों। अब इसमें जो है भूमंडलीकरण में सबसे अहम रोल जो निभाते हैं वो आपके विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपके WTO, IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, और ये इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है? मान लीजिए कोई देश, जैसे कोई विकासशील देश है, विकासशील देश को अल्पकालीन ऋण देता है IMF। ठीक है। ये UNO के अंदर अपन इनको व्यवस्थित विस्तृत पढ़ेंगे इन संस्थाओं को। तो IMF जैसे अल्पकालीन ऋण देता है, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। ठीक है, लंबे समय के लिए। IMF शॉर्ट टर्म के लिए देता है। तो कहीं पे किसी को, देश को अपनी इकाइयां स्थापित करनी है या अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, कुछ ऐसे कार्य करने हैं, वहां पे उनके पास में पर्याप्त अर्थव्यवस्था के संसाधन नहीं है, तो वहां पे फिर जो है विश्व स्तर पर यहां से वो मदद ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये IMF और ये सब जो है वैश्वीकरण में एक अहम रोल निभाते हैं। ठीक है। अब वैश्वीकरण के अंदर और क्या आता है? व्यापार का उदारीकरण करना। अब उदारीकरण एक अपने LPG पॉलिसी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके अंदर उदारीकरण अपन व्यवस्थित पढ़ने वाले हैं। तो इनका उदारीकरण करना, उदारीकरण सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भौतिक क्षेत्रों की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लिमिट, बाध्यता नहीं कर, बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप सुमेरपुर में व्यापार कर सकते हो, आप शिवगंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बाउंडेशन नहीं हो सकती, उसको भौतिक कोई बाउंडेशन नहीं, और वहां की सरकार, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये उदारीकरण है साधारण शब्दों में। ठीक है। देखो फिर क्या है? सीमा शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करना। अब सीमा शुल्क यानी कि बॉर्डर चेंज करेंगे, वहां पे सीमा शुल्क पहले बहुत लगाया जाता था। ठीक है, चुंगी कर के रूप में। और यदि देखा जाए वैश्वीकरण का इतिहास, तो आप ध्यान दोगे यदि, तो आपके हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां से ही देखो, वहां पे भी आपके जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो वहीं से वैश्वीकरण का प्रभाव वहीं से देखने को मिलता है। फिर क्या है? जैसे सीमा शुल्क लिए जाते थे, भाई आपको आपका सामान हमारी सीमा में आकर बेचना है तो इतना टैक्स तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको कम करना, मात्रात्मक जो प्रतिबंध है उनको हटाना, कम करना, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले। ठीक है। तो ये चीज भी इसके अंदर आ जाती है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेश निवेश कह सकते हो आप। ठीक है। विदेशी कंपनियां जो है वो सीधे यहाँ पे आकर निवेश कर सकती है। अपने भिवाड़ी, अलवर, निमराना वगैरह इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। अपन ने राजस्थान के उद्योग पढ़े, लाफार सीमेंट, सेंट गोर, बहुत सारी कंपनियां अपन ने पढ़ी है, जहां पे रिवोना वगैरह सब। तो विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पे अपने प्लांट लगाती है। यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं, प्रोडक्ट बढ़िया मिलते हैं, गुणवत्ता के अंदर अच्छी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सुधार होता है।
क्षेत्र का विकास होता है। तो ये सारी चीजें वो जो है एफडीआई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कह सकते हो आप, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है और इसको बढ़ावा दिया जाता है वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए। यदि भारत की बात की जाए साथियों, तो भारत में यदि देखा जाए तो सिंगापुर अव्वल रहा है पिछले लगभग 3 सालों से। सिंगापुर इसमें अव्वल रहा है। फिर इसके बाद में अमेरिका की कंपनियों का भी बहुत निवेश यहाँ पे रहा है, ठीक है। फिर मॉरिशस का रहा है। तो एफडीआई का बहुत बड़ा रोल है आपके वैश्वीकरण के अंदर, भूमंडलीकरण के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में विनिवेश। जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां बहुत सारे सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनमें इन कंपनियों की, जैसे आप देखते हो ना कि 40% इसका है, 60% इसके निवेश से ये योजना शुरू की, इन दोनों के सम्मिलित ये योजना शुरू की, XYZ को भी उदाहरण के लिए। तो ये साथियों यही है चीजें जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है और इनके सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग रहेगा। ये आ जाती है आपके वैश्वीकरण के अंदर। अब वैश्वीकरण की प्रमुख नीतियां, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबलाइजेशन जो है आपके, उसको बढ़ावा देने के लिए एलपीजी, ये एलपीजी याद रखना है। एलपीजी में आ जाएगा आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन तो अपन पढ़ ही रहे हैं, ये इसका हिस्सा ही है। तो दो चीजें जो अपन को ध्यान में रखनी है वो ये है कि लिबरलाइजेशन क्या है और प्राइवेटाइजेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं उदारीकरण। लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है। उदारीकरण के अंदर क्या आता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था वही चीज है कि उदारीकरण से तात्पर्य है कि भौतिक नियंत्रणों को बिल्कुल मतलब हटा देना अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था की इससे मुक्ति हो जाए। भौतिक नियंत्रण नहीं है, आप कहीं की भी कंपनी है, आपके जो नियम और शर्तें हैं उनको फॉलो कीजिए और आप आकर यहाँ पे प्लांट लगाइए। आपको जो भी जैसे श्रमिकों की आवश्यकता है वगैरह, तो हमारे यहाँ के जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, उनको आप रोजगार के अवसर दीजिए और इनका उचित मेहनताना दीजिए और आप अपने यहाँ पे प्रोडक्ट निकालिए। और ये मतलब दोनों, आपकी कंपनी, आपकी जिस देश की कंपनी है उसको भी फायदा है और आप जिस जगह प्लांट लगा रहे हो उसको भी फायदा है। तो ये चीज आती है इसके अंदर, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था में राज्यों का हस्तक्षेप कम करना। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जब कंपनियां जैसे कोई प्लांट लगाती है, राज्य बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो उसे काम करने में परेशानी होगी। तो उन हस्तक्षेप को कम करना उदारीकरण के अंदर आ जाता है, ठीक है। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना। पहले ये होता था कि आप यहाँ पे आए हो, आपको स्पेशल परमिट लेना होगा कि आप ये वाला व्यापार यहाँ करोगे, इसके लिए परमिट लेना है और इतने समय के लिए ही कर सकते हो, ये चीजें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग को प्रणाली को समाप्त करना भी उदारीकरण के अंदर आता है कि लाइसेंसिंग वगैरह का कोई परमिट वगैरह आपके नहीं है, आप जो निश्चित नियम शर्तें हैं उसके अनुसार कोई जो भी पॉलिसीज है उसको फॉलो करें, ऐसे कोई परमिट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें आ जाएगी, यानी कि कुल मिला के जो है उद्यमों को, उद्योगों को और विदेशी निवेश को, इन सभी को बढ़ावा देना। तो वैश्वीकरण का मतलब यही है कि विदेशी कंपनियां आकर भारत में इन्वेस्ट करें तो वो वैश्वीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई इसके अंदर, ठीक है। उदारीकरण के अंदर देखो और क्या, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत, जैसे आप मानते हो, मैं तो क्या कहूंगा कि आप खुद ही कहते हो कमेंट करके कि ये सर बहुत कठिन टॉपिक है, समझ में नहीं आते। समझने का एक तरीका विकसित करो, देखो कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से, और जहां पे ऐसे कोई टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं लेकिन आप पाते हैं कि किसी परीक्षा में तो एक सवाल आया, किसी में एक भी नहीं आया, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने से ये मतलब है कि पहले दूसरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, फिर मान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से दूसरे सिलेबस पे आपकी पकड़ होगी, फिर इसे भी पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। ये होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। बाकी देखो आप लोग स्वतंत्र हो, मैं तो आपकी हेल्प कर सकता हूं जो कर रहा हूं। और हेल्प की से ही याद आया, समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। वीडियो देखो, अब ये वीडियो मैं एक दिन पहले क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि जिस दिन क्लास देनी होती है मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और आप सभी को पता है परिस्थितियां, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो समाज शास्त्र की, लोक प्रशासन की ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी और समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। क्योंकि मैं एसएसटी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्लासेस अपनी ये चल रही है और भी बहुत सारी चीजें करवानी है, तो लेकिन एसएसटी नहीं पढ़ाने की जो कमी है
वो आपके निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज में पूरी होगी। क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए बोलने के लिए भी तो बाद में शब्द रहने चाहिए कि एसएसटी के अंदर यहां से सवाल बने हैं। तो वो जो पूरा एफर्ट है वो एफर्ट वहां डाला गया है, और अलग अलग इसलिए रखी है, लोक प्रशासन सभी को अपन ने अलग अलग इसलिए रखी है, जिसको जहां पे आवश्यकता है वही टेस्ट सीरीज उसको लेनी है। अब कई जना कहते हैं गुरुजी 8 सब्जेक्ट है और 52 करके होते हैं। यदि आप खुद अंदाज लगा दो कि 8 सब्जेक्ट है, फिर भी आपके बेहतरीन, क्योंकि सारे सवाल लगभग कवर हो रहे हैं, और ये कि ये कोई 1000-1200 रुपए में भी करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने अलग इसलिए रखा है, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही, तो आप ज्योग्राफी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को आवश्यकता महसूस हो रही तो सिर्फ वो लेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से निर्णय लेना है। भैया हम सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में आप और हमें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए एक जने का भी ध्यान नहीं रखा ना, तो वो भी कमेंट करेगा कि गुरुजी ये आप साइंस वालों के लिए नहीं कर रहे। अरे ये क्लासेस सबसे ज्यादा साइंस वालों के काम आएगी। अब बुक साइंस वालों की देखो, मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, ठीक है, इसके अलावा भी कोशिश भी कर लें मान लो, लेकिन समय भी तो होना चाहिए। समय पीछे बचता नहीं है, क्या करें। अब काफी सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे दिमाग में है कि ये विद्यार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए समय भी तो चाहिए। एक आदमी हूं, यदि मैं 4 होता तो सारे कर लेता। मैथ्स वाले कहते हैं सर मैथ्स वालों के लिए टेस्ट सीरीज। अब मुझे ये बताओ, मैं मैथ्स का हूं नहीं। हाँ ये है कि बढ़िया टीचर से किसी से बात करके और वो फिर बनाकर और आपके लिए बिल्कुल लागत मूल्य में दे दें, लेकिन वो बात करने का भी तो समय होना चाहिए कि उनसे बात करके उनको समझाया जाए कि भाई, क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पे तो दे दूंगा तो क्या मतलब, अंतर क्या रहेगा। तो वहां पे मतलब बात करने की, उनको समझाने के भाई ये वास्तव में स्टूडेंट के हित के लिए और आप खुद तैयार करने हैं, तब तो काम आएगी। नहीं तो कॉपी पेस्ट में तो बहुत सारी ये चीजें, वहां मतलब ही नहीं निकलता है। तो समाज शास्त्र की लॉन्च कर दी है, लोक प्रशासन की कर दी है, धीरे धीरे और भी बाकी जो है वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। और एक विचार शिक्षण विधियों की एक टेस्ट सीरीज देने का है। वो अब कैसे होता है, वही लागत मूल्य में ही देंगे, वो चिंता मत करो आप। तो वो क्योंकि रीट की परीक्षाएं आ रही है और रीट वाले विद्यार्थी कह रहे हैं, तो वो देने का है। गाइड रीट की दे चुके हैं, वन लाइनर मई के अंत तक देने का पूरा प्रयास है। एसएसटी की वन लाइनर की बात कर रहा हूं, एसएसटी की संपूर्ण उसमें कवर हो जाएगा, पात्रता परीक्षा के लिए आपके बढ़िया हो जाएगी। बाकी कंसेप्चुअल गाइड मैं दे चुका हूं, और सेकंड ग्रेड की अपने ये तो मैंने आपको दे दी है, यहाँ मेरे टेबल पे ही पड़ी है, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड की ये तो सभी विद्यार्थियों की पहली पसंद बनी हुई है वैसे, क्योंकि काफी सारे शॉपकीपर भी बताते रहते हैं कि सर स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जानकर, क्योंकि मेहनत जब दिल से की जाती है तो स्टूडेंट को पसंद आएगी, क्योंकि वो चीज उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र किसको पसंद नहीं आता। तो ये चीजें हैं साथियों, ये थोड़े सी जो अपने कंसेप्ट, अभी कंसेप्ट तो क्या देखो, तो वर्कलोड रहे बोलनो कहीं है बोला कहीं, वो भी ध्यान कौन रहे। अपने जो ये प्रोजेक्ट जो अभी ये रनिंग में चल रहे हैं और आने वाले समय में ये आ जाएंगे, वो आपको थोड़ी सी बता दिया, ठीक है ना। चलिए ये वैश्वीकरण ही है ना, ये क्या है, ये भी वैश्वीकरण है, ठीक है। यदि आप यही मैं ही ऑफलाइन कहीं पढ़ा रहा होता तो 3-4 हजार फीस लेता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही, तो ये वैश्वीकरण के अंदर आ गया, देख लो पूरी तरीके से, है ना। चलिए उदारीकरण पढ़ रहे थे। वर्तमान में उदारीकरण के अंदर देखना, वर्तमान में अल्कोहल मतलब लाइसेंसिंग की बात करते हैं ना, तो वर्तमान में अल्कोहल, तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन आदि को छोड़कर सभी उद्योग लाइसेंस फ्री कर दिए गए। इनके लिए कहीं आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के लिए जस्ट ठेका खोलना है तो ठेके आपको देखो खुलते हैं, है ना, दारू ठेको है तो वो लेना पड़ता है। एरो स्पेस वगैरह इनके जो है, खतरनाक कोई विस्फोटक बना रहे हैं आप, औद्योगिक विस्फोटक, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं हर कोई आदमी बनाने लग जाएगा तो खतरा होगा। खतरनाक रसायन, वो भी खतरा है एक तरह का। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका अति उत्पादन करना बहुत घातक साबित हो सकता है, वो चीजें लाइसेंसिंग के अंदर रखी गई है अभी भी। बाकी जो है उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सामान्य नियम शर्तें हैं उन्हें फॉलो कीजिए और आप इसके अलावा अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अब वित्तीय क्षेत्र में सुधार से मतलब यह है कि जैसे आरबीआई भी जो है, जो नियामक से सहायक के रूप में उभर के सामने आई है, तो ये वित्तीय क्षेत्रों में सुधार का ही प्रभाव है। ठीक है, कर प्रणाली का सरलीकरण, टैक्स जो लगता है
कर प्रणाली के सरलीकरण से क्या होगा पता है? आप यदि लोन लेना चाहेंगे किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए तो ये बिल्कुल सरल और सामान्य हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से लोन ले पाओगे, नियम शर्तें और वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आप लोन लेके कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शर्तें बिल्कुल इजी हो जाएगी। और बैंक बहुत मतलब फैमिलियर रहती है इसमें लोन देने के लिए, वो देखती है स्कोप कितना है क्या है वो तो देखेगी, लेकिन फिर वो लोन मिल जाता है तो व्यक्ति अपने आप का मतलब खुद का उद्यम स्थापित करके आजीविका बहुत बढ़िया तरीके से चला सकता है। ये उदारीकरण के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर आते हैं साथियों निजीकरण पे। निजीकरण नाम लेते ही सारे विद्यार्थियों को सबको पता चल जाता है कि निजीकरण क्या है। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, तो उसका जो कामकाज है सारा का सारा वो कोई ना कोई निजी कंपनी या कोई निजी ऐसा व्यक्ति जो प्राइवेट है वो कंपनी उसको चलाएगी, तो वो है निजीकरण। जैसे अभी ज्वलंत में यदि देखा जाए तो रेलवे, बीएसएनएल ये सब इससे प्रभावित रहे हैं, और आप सभी को पता है कि कितना क्या हुआ था। सब कुछ बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगी और ज्यादा इसमें मैं जाऊंगा नहीं अंदर निजीकरण वाले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष बड़े तगड़े होते हैं, ठीक है। तो अपन को सिर्फ स्टडी से रिलेटेड क्लास रखनी है, अपन न तो यहाँ पे राजनीतिक बात कर रहे हैं न पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि एग्जाम में हमारे सवाल बने तो हमारा सवाल निकल जाए और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यह है निजीकरण। निजीकरण क्या है? वह आर्थिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को अंशतः, यानी कि थोड़ा परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 50-50 दे सकते हैं, कोई परसेंटेज फिक्स करके दे सकते हैं, उसके कोई हिस्से को दे सकते हैं कि ये काम तो वो करेगी प्राइवेट कंपनी। जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण के तौर पे, सरकारी स्कूलों में पोषाहार चलता है, ठीक है। तो पोषाहार कई ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे संगठन है जो बना बनाया पोषाहार पैक करके भी पहुंचाते हैं, तो ये अंशतः हो गया। स्कूल का संचालन पूरा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, लेकिन पोषाहार किसी संगठन द्वारा, किसी कंपनी द्वारा बना बनाया दिया जाता है, कई जगह चलता है इस तरीके से, तो वो अंशतः निजीकरण, ठीक है। ये चीज यहाँ पे उदाहरण के बिना नहीं समझ सकते। तो ये अंशतः या पूर्णतया निजी आधिपत्य में लाना भी, जैसे अडानी अंबानी वगैरह बहुत अधिग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिसके पास में संपत्ति पूंजी होगी वही तो अधिग्रहण कर सकता है। खाली ठन गोपाल, खाली जेब वाला थोड़ी कर सके, खाली ख्याली पुलाव और ऐसे सपने सोचने से कि मैं भी किसी दिन रेलवे को खरीद लूंगा, मैं किसी दिन एयरफोर्स को खरीद लूंगा, ख्याली पुलाव काम नहीं आए, इन बढ़िया चीजें जेब में, ठीक है ना। ये है निजीकरण को ब्रिटेन में विराष्ट्रीयकरण और ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिकताकरण भी कहा जाता है, प्रायोरिटी के लिए। और यहाँ पे विराष्ट्रीयकरण के राष्ट्रीयकरण से विपरीत है। राष्ट्रीयकरण यानी कि एक तरीके से सरकार का आधिपत्य रहता है, विराष्ट्रीयकरण है, ठीक है। निजीकरण साथियों 3 तरह के बताए गए हैं निजीकरण आपके, जिसमें आ जाता है सबसे पहला आपके वास्तविक निजीकरण। वास्तविक निजीकरण के अंदर कोई भी सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम है उसे ऐसे का ऐसे दे देना, किसको? आपके निजी कंपनी को, निजी हाथों में दे देना। तो सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंपना। अब इसमें अंशतः और पूर्णतः वाला दोनों लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि शीत निजीकरण। शीत निजीकरण किसे कहते हैं? कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुशल प्रबंधन हेतु एमओयू वो कहते हैं, अपन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स की जो योजनाएं वगैरह पढ़ते हैं, इनके बीच में एमओयू हुआ, यानी कि समझौता एक तरीके से सरल भाषा में। तो उनके प्रबंधन के लिए, उसको चलाने के लिए किसी निजी कंपनी से या किसी से भी एमओयू किया जाता है। वहां पे फिर आपके परसेंटेज बेस वाला भी काम आता है, ठीक है। कि समझौता किया जाता है कि इतने साल तक इसको चलाकर ऐसे देखेंगे इसमें ये इंप्रूवमेंट होगा या कैसे, तो वो फिर यहाँ पे आ जाता है आपके शीत निजीकरण के अंदर, ठीक है। चौथी चीज आती है हरित निजीकरण, ठीक है। तीसरी चीज हरित निजीकरण क्या है? कि सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रिजर्व, यानी कुछ क्षेत्र जो आरक्षित होते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करेगा। कोई ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वो रिजर्व है, आरक्षित है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही इसके लिए काम कर सकता है, उन्हें भी निजी कंपनियों के लिए, निजी हाथों के लिए खोल देना, वो है आपका हरित निजीकरण। अंतर क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा दिया जाता है, यहाँ पे समझौता होगा और यहाँ पे वे आरक्षित क्षेत्र जो सिर्फ सरकारी कर सकते थे उनको निजीकरण के लिए खोला गया है, ठीक है। अब इसके अलावा वैश्वीकरण में क्या आता है? जैसे आपके IMF, विश्व बैंक वगैरह अभी अपन ने देखा था, बहुत चीजें आएगी।
वो अपन यूएनओ जब पढ़ेंगे अपन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपन पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो वो कौन से समझौते के तहत उनका गठन हुआ, 1945 में किसका हुआ, ये सब वो उनकी क्या कार्यशैली है, क्या चीजें हैं, सारी की सारी वो चीजें अपन उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े अपन को सीधे सीधे याद करने हैं। ठीक है, बुक के अंदर सभी जगह मिल जाएंगे, अपनी गाइड में भी मिलेंगे, दूसरी गाइडों में भी मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आंकड़े यदि मैं सही बताऊं तो आंकड़ों को याद करने में अभी मत उलझना। आंकड़े ऐसे हैं जो स्लिप होंगे, जनसंख्या के भी स्लिप होते हैं और आपके ये भी स्लिप होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये एग्जाम से लगभग महीने भर पहले आपको आंकड़े वगैरह जनसंख्या भी मैं उस समय पढ़ाऊंगा। जैसे रीट वालों को भी एग्जाम के पास पढ़ाया था और कहा था और याद करवाई थी और सवाल आए थे और वो सही करके आए थे। ठीक है, तो वो आंकड़े भी याद कैसे करने हैं वो उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि अपने जो जैसे कल वीडियो में मैंने बताया था कि रीट की परीक्षा के लिए बिल्कुल आपको सभी को तैयारी करनी है। कई जने कह रहे हैं कि सर 2021 वालों के लिए हमारे, देखो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा एक प्रयोगशाला है, क्या पता कब कौन सा नियम आ जाए, कौन सा लागू हो जाए, तो रिस्क नहीं लेनी है। सभी विद्यार्थियों को एग्जाम देना ही है, पात्रता एक बार क्लियर कर दो, हेडेक मिटाओ, फालतू मन में मानसिक तनाव दबाव को पालना नहीं है। ठीक है, तो देनी सभी को है। और लास्ट एक महीना जरूर मैं कहूंगा कि सेकंड ग्रेड से हटकर एक बार रीट की तैयारी करना है। सेकंड ग्रेड की डिस्टर्ब नहीं होगी, न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल आप उसको कवर कर लोगे और रीट की करोगे, सेकंड ग्रेड की साथ साथ होगी, काफी सारी चीज मैच होती है। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। उस दरमियान मैं भी आपको रीट की क्लासेस दूंगा। अब ये वाली कैसे साथ में हो पाती है, इसमें कहीं कमी करते हैं या क्या करना पड़ता है, वो उसी समय जो सेट बैठेगा उस समय वो ही करेंगे। लेकिन मेरा विचार है कि अपने सेकंड ग्रेड का जैसे सिलेबस पूरा हो जाए ना एक बार, तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा होने के बाद में दो चीजें चलाने का विचार है कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो एक तो साइकोलॉजी आपको करवाने का प्रयास करूंगा, दूसरा करंट जो पूछा जाता है, करंट में आप जैसे डेली करंट नहीं कि आज का करंट कल बना है, आज का, ये बहुत सारे चैनल है जो करवाएंगे। अपन चलेंगे परीक्षा बेस कि परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं और वो मुख्य चीजें जो सीधे सीधे क्लास से आपको करंट के अंदर मिलने वाली। ठीक है, उस सीरीज को मुझे चलाने का मन में आया है विचार। देखो ईश्वर कितना साथ देता है, शरीर कितना साथ देता है, उसके ऊपर है। वो चलाऊंगा, यदि मैंने चलाई तो आपके सवाल निश्चित रूप से मिलेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं वो चीज में कभी हाथ नहीं डालता हूं जिसको मैं मतलब व्यवस्थित तरीके से करवा नहीं पाऊं। तो व्यवस्थित तरीके से करवाने के कंडीशन में होऊंगा तभी मैं उसको शुरू करूंगा कि हाँ अब अपन करवाएंगे और यहाँ से सवाल बनेंगे, तब तो आए मजा। और ये सारी चीजें देखो समय मांगती है, लेकिन प्रयास आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। शुल्क कहीं देने की आवश्यकता नहीं है, जो भी प्रयास कर रहा हूं सब यूट्यूब पे, कई चैनल किसी ऐप पे नहीं है। ऐप पर सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी इसलिए विद्यार्थी कहते हैं, तो उनके लिए जब पढ़ रहे यहाँ पे हैं तो उन्हें आवश्यकता भी महसूस होती है कि सर आपसे पढ़ा है, हमें समझ में आया, तो हम अभ्यास भी आपके पास करें, और इसलिए वहां पे ये चीज दी जाती है। दूसरी चीज मैंने आपको यूट्यूब पे बताई थी कि हर चीज जब फ्री मिलने लगती है तो विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है, वो इतनी मतलब उसकी अहमियत नहीं समझता। ये कि ये 3-4 हजार का कोर्स होता ना, बहुत तगड़ी शिद्दत से पढ़ता, उसे एक एक शब्द बहुत बढ़िया लगता कि वास्तव में कितना तबीयत से पढ़ाया है। 3,000 लिए बाकी वसूल है, लेकिन फ्री होती है तो एड़ा तो मारे कोचिंग वाला वह भी पढ़ा दे, वो मतलब एक विचारधारा, वे फ्री की चीज की वैल्यू इतनी नहीं हो पाती। इसलिए सिर्फ लागत मूल्य रखा टेस्ट सीरीज का, और उसका कारण भी ये है कि एक तो देखो पूरे खर्चे यदि आप देखोगे लाखों में जाते हैं, तो वहां पे जो मैं मान लो क्लास का आपके पास में पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनको तो देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा क्या है मेंटेनेंस वाली बात आती है तब, नहीं तो फिर वो अपन ऐसे भी दे देते हैं। लेकिन लागत मूल्य रखना जरूरी भी है। किसी ने सही कहा है कि जब तक आप मतलब उस विद्यार्थी से लागत मूल्य यदि लोगे ना, तो भी वो सीरियस रहेगा पढ़ने के प्रति और वो सिलेक्शन देगा आपको। तो ये चीजें जो है हमें भी फॉलो करनी पड़ती है। पूरी तरीके से धारा के विपरीत नहीं चला जा सकता। लंबे समय तक काम करने के लिए थोड़ा बहुत धारा के साथ भी देना पड़ता है, और यही कारण है जो गौरव सिंह घाणेराव जो अंदर है वही बाहर है। खुल के कहता हूं, मैंने खुलकर कहा है कि हाँ YouTube से मेरा खर्चा निकलता है, और मैं सभी को कहता हूं जितने भी टीचर हैं कि खर्चा निश्चित रूप से निकलता है। तो आइए फ्री पढ़ाइए, और YouTube पे आप क्यों सिर्फ मैं क्यों वाई लूं, आप भी लीजिए। विद्यार्थी आप लोगों को भी प्रेम देंगे, बिल्कुल देंगे। और
यूट्यूब से बिल्कुल खर्चा निकलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीजें हैं साथियों। बाकी मैं मेरा प्रयास कर सकता हूँ, सभी को करने जाऊंगा तो फिर वही विरोध होने लग जाएगा वापस। और अपन नहीं चाहते कि विरोध हो, क्योंकि जो जैसे चल रहा है वो उस तरीके से चले तो विद्यार्थियों को फायदा हो, और फायदा विद्यार्थियों को पहुंच रहा है ये उनके कमेंट बता देते हैं, मुझे भी बता देते हैं, सभी को बता देते हैं। साथियों, एक दिवसीय टॉपिक था, एक दिवसीय क्लास पूरी हो गई। इसके अलावा यदि आप जितना भी विस्तृत पढ़ना चाहते हो पढ़ना, लेकिन बाकी सारा आपके बहुत अच्छी तरीके से कवर होने लग जाए, उसके बाद में आप इस पे वापस ध्यान दे सकते हो। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।